आज हम लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात, केमिकल काइनेटिक मतलब क्या होता है। तो केमिकल मतलब केमिकल, काइनेटिक मतलब मोशन। तो केमिकल अगर मोशन में आ जाए तो उसी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक में। अब देखो, कोई भी चीज़ जब मोशन में आता है तो उसका स्पीड वगैरह निकलता है। तो केमिकल भी मोशन में आ रहा है तो इसका स्पीड वगैरह निकलेगा, और स्पीड को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक। तो कभी भी रेट सुनना ना तो समझ जाना कि स्पीड का बात हो रहा है। क्या चीज़ का बात हो रहा है, स्पीड का बात हो रहा है। तो केमिकल काइनेटिक में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा केमिकल काइनेटिक क्या होता है, तो बोलेंगे केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। फिर से एक बार, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। तो लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction called chemical kinetic। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा डिफिनेशन याद नहीं करना, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि केमिकल काइनेटिक में कोई पूछेगा क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और रेट जैसे ही सुनना ना, दिल में लाना स्पीड, ठीक है। अब नीचे में हेडिंग डालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी स्पेसीज का कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ चेंज हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे टाइम के साथ अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, उसी तरह टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन चेंज हो किसी सब्सटेंस का, स्पेसीज का, तो उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज चेंजेज विथ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर किसी स्पेसीज का कंसंट्रेशन चेंज हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब बात है रेट इक्वल टू क्या, तो रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, उसी तरह रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर ना। तो मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया, और टाइम का सेकंड, तो ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स। या फिर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कैपिटल एम, मोलर। ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोलर पर सेकंड। तो रेट इक्वल टू क्या, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम। रेट का यूनिट क्या, तो मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट। तो नीचे में पॉइंट करके, टाइप्स ऑफ रेट। रेट का दो टाइप होता है, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अभी एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो, एवरेज रेट क्या होता है, जैसे कोई कंसंट्रेशन चेंज हुआ टाइम के साथ, फिर कंसंट्रेशन चेंज हुआ टाइम के साथ, फिर चेंज हुआ कंसंट्रेशन टाइम के साथ। तो एवरेज मतलब क्या, सीधे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, अब बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो गया एवरेज रेट। जैसे अभी तुम देखे रेट इक्वल टू क्या, तो कंसंट्रेशन बाई टाइम देखे। तो उसी तरह एवरेज रेट इक्वल टू क्या, तो सीधा फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, अब बाई चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब हो जाएगा कि किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे जब रेट निकालेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे।
तो एवरेज रेट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी मतलब सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, इसको क्या पढ़ोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन, बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये कर देंगे तो एवरेज रेट निकल जाएगा। तो कभी भी एवरेज मतलब यही सीधा फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन वाला उसी तरह टाइम वाला फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो एवरेज रेट निकल जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, तो किसी इंस्टेंट पे मतलब डीसी बाई डी करना होगा। मैथ में एक टर्म है डिफरेंशिएशन, चैप्टर ही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन को तोड़ देते हैं, है ना। तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में जो फंक्शन होता है उसको y लेते हैं और तोड़ते हैं किसके टर्म में, तो x के टर्म में। तो dy बाई डी एक्स बड़ी फेमस टर्म है, सुने होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे कंसंट्रेशन को तोड़ दिए एकदम एक इंस्टेंट के लिए, है ना। तो उसी लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी सी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे तोड़ रहे हैं, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या, तो कंसंट्रेशन, तो डी सी बाई डी टी। ठीक है। तो रेट का कितना टाइप, दो टाइप, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू डी सी बाई डी टी। ठीक है। नीचे में हेडिंग डालेंगे ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। बच्चा में फिजिक्स में पढ़े होगे कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है ना स्पीड दे देता है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ध्यान में रख लो, कंसंट्रेशन और टाइम का बीच का ग्राफ जो बनता है वो रेट दे देगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या दे देता था, स्पीड। उसी तरह कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या दे देगा, रेट दे देगा। ठीक है। तो देखो भाई, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान में रखना है। कभी भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बोले तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो ये टाइम है तो ये जीरो होगा, थोड़ा सा आगे 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ऐसे करके टाइम पे होगा। उसी तरह इधर में कंसंट्रेशन है तो 0.1 मोलर, फिर 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, इस तरह से करके होगा। अब मान लो कि तुमको ना 20 सेकेंड पे रेट निकालना है, 20 सेकेंड पे रेट निकालना है। तो पहले तो ये बोलो कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि 20 सेकेंड पे रेट निकालना है तो ये एवरेज रेट होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट होगा, एक बार थोड़ा सोचना है। ठीक है। कि 20 सेकेंड पे अगर रेट निकालना है तो उस रेट को एवरेज रेट, रेट का दो ही टाइप, तो इस रेट को एवरेज रेट बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। 20 सेकेंड पे ना बोल रहा है, मतलब एक इंस्टेंट पे ना बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। तो भाई कभी भी तुमको अगर ग्राफ दिया रहे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में और बोले कि 20 सेकेंड पे तुमको रेट निकालना है, तो तुम क्या करना, जहां पे भी 20 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड पे भी बोल सकता है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड पे भी, तो हम 20 सेकेंड पे मान रहे हैं, तो जहां पे भी 20 सेकेंड होगा वहां से क्या करना कि ग्राफ पे जाना। ठीक। और ग्राफ पे ऐसे टच कर देना और इससे क्या करना, टेंजेंट खींच देना। ठीक। इससे टेंजेंट खींच देना। टेंजेंट टच करेगा वाई एक्सिस पे भी और टेंजेंट टच करेगा एक्स एक्सिस पे भी। इधर में तुमको वैल्यू दिया रहेगा, है ना, जाहिर सी बात है, ये 0, तो ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ऐसे करके वैल्यू दिया रहेगा। तो ये वैल्यू जो है इसको हम लोग मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, y। और ये जो वैल्यू आया यहाँ पे जो टच किया इसको हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, x। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू, हम लोग अभी देखे हैं कि रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम होता है, कंसंट्रेशन बाई टाइम होता है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन के जगह पे क्या आया भाई, y, जो ये वैल्यू आया रहेगा ना वो रख देंगे, और टाइम के जगह पे क्या आएगा, x, तो क्या रख देंगे, x रख देंगे। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, तो ग्राफ तुमको बना के दिया रहेगा, तो ये लिखा रहेगा 0, 0.10, 20 ऐसे करके लिखा रहेगा, और जितना सेकंड पे तुमको बोले ना उतना सेकंड पे ग्राफ पे जाओ, टच करो,
टेंजेंट खींचो, फिर वो टेंजेंट टच करेगा वाई एक्सिस पे भी एक्स एक्सिस पे भी। जो भी वाई एक्सिस पे वैल्यू आए कंसंट्रेशन के जगह पे रख दो, जो भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू आए वो टाइम के जगह पे रख दो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना कि टाइम के जगह पे 20 सेकंड पे बोले रहता है ना रेट निकालने के लिए, तो टाइम की जगह पे 20 सेकंड डाल देता है। गलत हो जाएगा भाई। अगर कभी ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो 20 सेकंड पे रेट निकालना है, मतलब 20 सेकंड पे जाके ग्राफ पे टच मारना है, और वो जो टेंजेंट जहां पे टच करेगा वो वाला टाइम के जगह पे रखना है। ये नहीं कि रेट बोल दिया 20 सेकंड पे, तो ऐसे टेंजेंट खींच दिए, कंसंट्रेशन जो आया वो रख दिया, टाइम के जगह पे 20 सेकंड रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा टाइम जो है ना 20 सेकंड से ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है इसका टेंजेंट खींचेंगे तो आगे ही आएगा। तो 20 सेकंड से जहाँ पे टच करेगा ना वो वैल्यू रखना है, ये नहीं कि 20 सेकंड रखना है, फिर गलत हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देते हैं हम, ठीक है। देखो देखो भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिए, इधर में टाइम दे दिए, एक ग्राफ बना के दे दिया है, और यहाँ पे ना तुमसे बोल रहा है कि फाइंड रेट एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे रेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ में 10 सेकेंड मान लो यहाँ पे है, तो इस पे जाएंगे, पॉइंट कर देंगे और इससे टेंजेंट खींच देंगे। अब जो टेंजेंट खींचे एक्चुअल में जब ग्राफ रहेगा तो उसमें पूरा ग्राफ के हिसाब से वैल्यू भी दिया रहेगा, तो यहाँ पे उस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम सीधे डाटा दे देते हैं, उसके हेल्प से तुम लोग बनाओगे क्वेश्चन। तो 10 सेकंड पे बोला, तो 10 सेकंड से हम लोग क्या किए कि ग्राफ पे गए और ये खींच दिए, और ये जो वैल्यू आया ना भाई, ये जो वैल्यू आया ये दिया हुआ है 0.4 मोलर। वो तो तुमको 0.1 0.2 लिखा रहेगा, तो जहाँ पे टच करेगा अपने समझ में आ जाएगा ना कि वही कंसंट्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो टाइम दिया हुआ है ना ये तुम्हारा आ गया 50 सेकेंड, 50 सेकेंड आ गया। तो तुमको रेट निकालना है कितना सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे, ठीक है। जब एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ वाला पूरा दे के, तो उस केस में तुमको ये वैल्यू तुमको नहीं दे दिया रहेगा कि 50 सेकेंड है, 0.4 मोलर है, और ये सब तुमको बनाया भी नहीं रहेगा, है ना। वो सीधे तुमको ये वाई एक्सिस कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस टाइम ये बना देगा, फिर 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे करके लिखा रहेगा, इधर में 0.1 0.2 करके लिखा रहेगा। 10 सेकेंड पे तुम जाओगे, टेंजेंट खींचोगे, अपने जहाँ टच करेगा वहाँ सामने में वैल्यू लिखा होगा, इधर में जहाँ टच करेगा वहाँ पे वैल्यू लिखा होगा, बस वो वैल्यू तुमको रख देना है सीधे, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग रेट निकालना है, ठीक है। तो पॉज करके एक बार ट्राई मार लो, अपने से बना लो, हाँ, उसके बाद फिर इधर देख लेना आगे का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कभी भी रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन बाई टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन का वैल्यू रख दिए 0.4, और टाइम का क्या दिया हुआ है 50 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 10 सेकेंड पे पूछ रहा है तो इन्हीं की 10 सेकेंड रख देंगे, है ना। जहाँ पे टच किया हुआ है वैल्यू वो वाला वैल्यू रखते हैं ना नीचे, तो 50। अभी पॉइंट हटाए तो नीचे में 10 हो गया, 2 जीरो रहने देते हैं नीचे में, उसका बाद में काम कर देंगे, सीधे 4/5 ले लेते हैं। तो 4/5 जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 5 8 जार 40, 4/5 का काम कर दिए। नीचे में 10 पे पावर 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो 10 पे पावर -2 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 8 इंटू डेसिमल यहाँ ले आए तो एक्चुअली में पीछे है, तो 10 पे पावर -1 और 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3 यूनिट मोलर पर सेकेंड, यही हो गया आंसर, ठीक है। इसी को कोई बच्चा अगर 0.008 भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बात सेम है, ठीक है। तो कभी भी यार ये क्वेश्चन देना तो ऐसे करना कि आराम से जितना टाइम पे बोले ना उतना टाइम पे ग्राफ पे ले जाओ, पॉइंट कर दो, पॉइंट से टेंजेंट खींच लो और फिर कंसंट्रेशन का वैल्यू डालो, टाइम का वैल्यू डालो और निकाल लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए केमिकल
रिएक्शन, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन में जितना भी स्पीसीज है सबका हम लोग को रिलेशन देखना है। तो देखो भाई, पहले ना हम लोग कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं जनरल, ए प्लस बी से सी प्लस डी, ये रिएक्शन ले लिए, ठीक है। इसमें तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ए और बी क्या है, तो बोलना रिएक्टेंट है। सी और डी क्या है, तो क्या बोलना, प्रोडक्ट है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, तो स्मॉल ए है। जो पीछे वाला रहता है उसी को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इस कैपिटल ए क्या है, तो स्मॉल ए। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, तो स्मॉल बी। जो पीछे वाला रहता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है, तो स्मॉल सी है, ठीक है भाई। इसी को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म पे हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा। एक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एक है रेट ऑफ अपीयरेंस। अभी डिसअपियरेंस किसके लिए रखें, अपीयरेंस किसके लिए रखें, ये देखना है। देखो भाई, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। जैसे जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट घटते जाता है और प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। सही बात। जैसे जैसे समय बढ़ता है, ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना। जैसे जैसे समय बढ़ता है रिएक्टेंट घटते जाता है और प्रोडक्ट बनते जाता है। जो घट रहा है उसके लिए हम लोग डिसअपियरेंस टर्म यूज करते हैं। डिसअपियरेंस मतलब खत्म हो रहा है। और जो बन रहा है उसके लिए हम लोग अपीयरेंस टर्म यूज करते हैं। तो कभी भी डिसअपियरेंस टर्म आए तो समझ जाना कि रिएक्टेंट का बात चल रहा है, और कभी भी अपीयरेंस आए या फिर फॉर्मेशन आए तो समझ जाना कि प्रोडक्ट का बात चल रहा है। तो ध्यान रखना भाई, कभी भी डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट के लिए होगा, अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट के लिए होगा। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए नहीं हो सकता। रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए होगा। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्रेशन लिखना सीखते हैं। अच्छे से देखना है, रटने वाला नहीं है, समझने वाला है, फोकस करने वाला है, बार बार रिवीजन करने वाला है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख देना है। तो डिसअपियरेंस के लिए माइनस का यूज करते हैं। ये माइनस से ये पता चलता है कि डिसअपियरेंस हो रहा है। उसके बाद डी, अभी इंस्टेंटेनियस रेट का देखे थे ना, डी सी बाई डी टी, एवरेज रेट का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस रेट का डी सी बाई डी टी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, अरे कंसंट्रेशन हो गया ही, अब बाई डी टी हो गया। अब इसी तरह तुमको कोई बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोलो तो क्या बोलोगे, पहले डिसअपियरेंस बोला है अगर ही लगा दोगे, माइनस फिर डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी हो गया। तो जिसका भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोले पहले माइनस फिर डी कंसंट्रेशन ऑफ वो बाई डी टी। तुमको बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, ठीक है। तो जैसे डिसअपियरेंस बोल रहा था तो क्या बोल रहे थे, माइनस। उसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस बोल रहा है तो प्लस। अब कुछ नहीं भी लिखा रहता है तभी भी अंडरस्टूड होता है प्लस, तो इसलिए कोई अगर प्लस नहीं दिया रहा है तो गलती नहीं बोलना है उसको, ठीक है, वो भी सही है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोले हुआ है तो प्लस, उसके बाद डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, ठीक है। तो अभी तुम लोग बताओ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या लिखा जाए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या लिखा जाए। सब लोग यार प्लीज मन में सोचना है एक बार, नहीं सोचेंगे तो क्या फायदा फिर, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी प्लस, है ना, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो यार रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन लिखने में रिएक्शन का कोई जरूरी नहीं है। कहाँ है इसमें कुछ, वो तो नहीं भी दिया रहता तैयो हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी लिख देते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी लिख देते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने के लिए कोई रिएक्शन रहे वो जरूरी नहीं है। मतलब रिएक्शन के जो पीछे वाला है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका कुछ इसमें नहीं जरूरी आ रहा है। तो कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, सिंपली कोई बोले कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बताओ
एक बार तुम लोग अपना मन में बोलो अभी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, डिसअपियरेंस बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बताओ, क्या बोलेंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस बोले तो रिएक्शन का कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो तुम। अब बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस तो आ गया कि डिसअपियरेंस कभी भी रहेगा तो समझ जाएंगे कि अरे रिएक्टेंट के लिए बोल रहा है, अपीयरेंस कभी भी रहेगा तो समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तो समझेंगे कि पूरे के लिए बोल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का अगर एक्सप्रेशन लिखना होगा तो सीधे ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल है तो इसको 1/a कर देना, ठीक, इनटू ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए क्या लगेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, हो गया। ये ए के लिए हो गया, फिर बीच में इक्वल टू दे देना, फिर बी के लिए लिखना, तो 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी इनटू, बोलो माइनस देंगे इसके लिए कि प्लस देंगे, माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, ठीक, इक्वल टू, मान लो इधर जगह भर गया तो नीचे लिख देंगे। अब सी के लिए लिखेंगे तो सी के लिए क्या हो जाएगा, 1/c इंटू माइनस की प्लस इसके लिए, तो प्रोडक्ट में है तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू, अब डी के लिए बोलना होगा तो 1/d प्रोडक्ट में प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो ऐसे करके रेट ऑफ रिएक्शन का ही एक्सप्रेशन लिख दिए। बोलो सर ये रेट ऑफ रिएक्शन का जब एक्सप्रेशन लिखे हैं तो ए का जो हुआ, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, सब बराबर बराबर काहे किए हैं। तो देखो रेट मतलब दिल में क्या आता है, स्पीड, रेट मतलब क्या, स्पीड। तो जैसे एक बाइक पे अगर 2 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और ए जो है वो चला रहा है बाइक, तो जाहिर सी बात है जो ए का उस समय स्पीड होगा वही बी का भी स्पीड होगा, बाइक पे दोनों का सेम स्पीड होगा। तो ये रिएक्शन में 4 स्पीसीज है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, चूंकि ये सब एक ही रिएक्शन में है उसीलिए सबका स्पीड क्या होगा, सेम होगा, मतलब रेट सेम होगा। तो ए के लिए जो रेट लिखे वो फिर बराबर बी के लिए, फिर बराबर सी के लिए, फिर बराबर डी के लिए। एक रिएक्शन में जितना भी है स्पीसीज सबसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, बराबर आ जाएगा। तो यही 3 चीज इसमें फोकस करना है हम लोग को, एक रेट ऑफ डिसअपियरेंस का एक्सप्रेशन लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन लिखना, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना। रटना नहीं है, रटने वाला ही नहीं है, समझने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। पहले तो एक बार फेयर कॉपी में अभी पूरा उधार ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, लेकिन बाद में फिर रफ कॉपी में भी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अपने से लिख लेंगे जनरल रिएक्शन और फिर प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। चलो अब इससे ना 2 चीज हम लोग नोट में लिखने वाले हैं। पहला बात ये कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रेट कभी निगेटिव में नहीं। स्पीड कभी निगेटिव में होता है क्या, -20 किलोमीटर पर आवर से कोई को कार चलाते हुए देखे हो क्या, चाहे बाइक चलाते हुए देखो, नहीं, कभी भी रेट निगेटिव, स्पीड निगेटिव में नहीं होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। बोलोगे फिर सर ये क्या कर रहा है माइनस, जब रेट पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो, अरे ये माइनस ये बता रहा है कि डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरेंस है इसका, इसलिए ये माइनस यहाँ आया है। रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये माइनस ये बता रहा है कि डिसअपियरेंस है। तो ये बात ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो नीचे में नोट में पहला नंबर, रेट ऑफ रिएक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या चीज में लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी जैसा लेंगे। दूसरा नंबर नोट, दूसरा नंबर में ये है भाई
कि जब हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो इसमें स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं आया था, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखे तो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज आया। तो यही बात ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने के लिए स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं आता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए यूज आता है। ठीक है, तो नोट में दूसरा नंबर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस and rate of appearance do not depends on stoichiometric coefficient, whereas rate of reaction डिपेंड्स। बिल्कुल रटने वाला बात नहीं है, समझने वाला है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो अभी हम लोग सीखे हैं ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस का एक्सप्रेशन लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस पे पॉज करके थोड़ा सा एक बार अपना कॉपी में जो अभी तक नोट किए हैं एक बार थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, बना सकते हो, इजी है। तो पहले पॉज करके बना ही लोगे, उसके बाद फिर इधर देखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे इसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है N2+3H2 से 2NH3, ठीक है, और राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखे, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी क्या सीखा है एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, कि जैसे यहाँ पे जो पीछे रहता है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है उसको नीचे में डाल देते हैं, है ना। तो 1 है तो 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं लिखेंगे भाई, सीधे रिएक्टेंट है तो -D कंसंट्रेशन ऑफ N2 और बाई dt। ठीक है, अब किसके लिए लिखेंगे, H2 के लिए, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो क्या करेंगे 1/3, तो 1/3 इंटू बोलो माइनस की प्लस, इसके लिए तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -D कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। ठीक है, अब प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट 2 है पीछे में स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू, हाँ प्लस प्रोडक्ट के लिए प्लस ना, तो D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। ठीक है, ये हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर पार्ट क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, डिसअपियरेंस मतलब क्या बोले माइनस, है ना, D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 हो गया। थर्ड पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अपीयरेंस मतलब क्या दे दे प्लस, है ना, तो पहले प्लस उसके बाद D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। ठीक है भाई, चलिए तो ये हम लोग क्या कर लिए, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का लिखे, रेट ऑफ अपीयरेंस का लिखे। ये लिखने में क्या देखे कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिपेंड किए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन लिखने में स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिपेंड नहीं किए। ये बात ध्यान में रखना है, कोई कोई क्या करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करता है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में भी कर देता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। यार मत करना, ध्यान रखना, कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा रहे तो उसमें स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना पहले अच्छे से देखना है, शांति से अच्छे से समझ लेना है, ठीक, उसके बाद अपना कॉपी में लिख लोगे, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम लोग अपने से पॉज करके बनाओगे, है ना, और ये बाद में जब रिवीजन करना तो फिर इसको अपने से बनाना, अभी थोड़ा शांति सुकून से देखना है इधर। ठीक है, देखो भाई ये रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इतना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब क्या माइनस, है ना, D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है कितना 64 इंटू
10 पे पावर -3 है ना, क्या मोल पर लीटर पर मिनट। ये तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन लिख देना चाहिए, उसके बाद ही बनाएंगे। तो पहले ये लिख दिए, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब कोई कोई गिवन भी लिखता है तो पूरे देखती है मार के रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अरे यार तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हो, शॉर्ट में ऐसे लिखो ना जी। तो -dSO2/dt का वैल्यू लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब पहला पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। तो ये क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि SO2 के बारे में दिया हुआ है और O2 के बारे में पूछ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन में एक के बारे में दिया हुआ हो और कोई दूसरे के बारे में पूछ रहा हो, तो क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देना पूरा। तुमको कोई भी किसी का भी दिया हुआ है, किसी के बारे में भी पूछे, पहले तुम क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देना, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देंगे, उसके बाद फिर आगे ये सब बात पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे कि एक ही लाइन में तीनों पार्ट अट जाए। कोई कोई इतना बड़ा बड़ा एक के गो में फिर नीचे फिर भद्दा लगता है यार, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा छोटा लिख के एक ही लाइन में ये पूरा तीनों पार्ट का लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसके पीछे 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तुम लोग भी बोलते रहना, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, मन में ऐसे नहीं, मन में बोलते रहना, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/2 है ना। उसके बाद रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ SO2/dt, ठीक है। चलिए भाई आगे तुम लोग बोलो, आगे इसका क्या लिखे, O2 के लिए क्या लिखे, 1/1 तो नहीं ना लिखेंगे, है ना। तो सीधे -d कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt, फिर इक्वल टू इसके लिए 1/2 इंटू प्लस d कंसंट्रेशन ऑफ SO3/dt, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या देखें हम लोग, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है, बोर्ड और कंपटीशन दोनों में यार, थोड़ा अच्छे से एकदम दिमाग में रखना। कभी भी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखना ही चाहिए हमेशा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का, एक का दिया हुआ है दूसरे के बारे में पूछ रहा है और भी पूछ रहा है, ठीक है। कभी भी ऐसा रहना, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देना। उसके बाद क्या करना, फर्स्ट पार्ट पढ़ना क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या बोले हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। अब O2 पे हाथ रख देना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 यही ना है, और दिया क्या हुआ था SO2 के बारे में, तो इस पे हाथ रख देना। बाकी पूरा दुनिया भूल जाना, ये दोनों को लिख देना नीचे, समझ गए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 के बारे में पूछ रहा है और दिया किसके बारे में हुआ है, तो SO2 के बारे में। ये और ये पार्ट लिख देंगे, बाकी पूरा दुनिया भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, तो 1/2 इंटू -d कंसंट्रेशन ऑफ SO2/dt इक्वल टू -d कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt, ठीक है। जब भी बनाना तो इसी जगह देखना। कोई कोई बनाते रहता है ऊपर नीचे खोजते रहता है, अरे यार तुमको यहाँ से देखती मार के लिखना है, तुम लिख दो यहाँ से देखती। अब बैठे रहते हैं ऐसा ही चोमू की तरह, यहाँ देख के लिखेंगे, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू -dSO2/dt का देखो वैल्यू तुम लिखे हुए हो, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना 64 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक। ई तुमको निकालना था, तो इसको ऐसे ही लिख दो, -d कंसंट्रेशन ऑफ O2/, बोलो dt, ठीक है। 2 से ही कितना हो जाएगा 32, तो -d कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt इक्वल टू 32 इंटू 10 पे पावर -3। चाहो तो तुम ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूनिट दे दो, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो एक पार्ट का आंसर आ गया हम लोग को, ठीक है भाई, कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछ रहा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकाल दिए, एक पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। तुम जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखे हो ना, कहाँ हाथ रख देना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पे, और दिया हुआ था किसके बारे में, SO2 के बारे में, तो इस पे बस ये दोनों उतार देना है। बाकी पूरा दुनिया भूल जाएंगे, ये और ये, क्योंकि इसके बारे में पूछ रहा है और इसके बारे में दिया हुआ है, बस ये दोनों लिख दो तुम, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में 1/2 इंटू -d कंसंट्रेशन ऑफ SO2/dt। देखो भाई ये लिख दिए, SO2 वाला लिख दिए, अब SO3 वाला 1/2 इंटू प्लस d कंसंट्रेशन ऑफ SO3/dt, ठीक है। इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है, -dSO2/dt का दिया हुआ है, हाफ से हाफ काट दो ना पहले, तो +dSO3/dt को अकेले कर दो, +dSO3/dt को अकेले करोगे,
अब इसका वैल्यू तुम रख दो 64 इंटू 10 पे पावर -3, यूनिट दे दो मोल पर लीटर पर मिनट। हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। यार जब भी जिसका दिया हुआ है वो लिखो, जिसका निकालना है वो लिखो, हो गया बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है। देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है। लेकिन हम लोग क्या लिखें, तो भाई इससे निकालो या इससे निकालो या इससे निकालो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो कोई एक से तुम निकाल लो। और किससे निकालना ज्यादा बेटर रहेगा, जिसका वैल्यू पहले दिया हुआ था। ऐसे तो तुमको इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, तो किसी से भी निकाल सकते हो। लेकिन जिसका वैल्यू पहले दिया हुआ था उसी से निकालते हैं, तो इससे निकाल देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू खाली ये, अरे यार तुमको वैल्यू लिखना है, एक्सप्रेशन नहीं लिखना है कि फिर पूरे धर के छाप दोगे, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू निकालना है तो एक लिखो, कोई भी, ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये लिख देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 और इसका वैल्यू दिया हुआ था 64 इंटू 10 पे पावर -3, कितना हो जाएगा 2 से ही 32 इंटू 10 पे पावर -3 यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। ये हो गया आंसर। बोलोगे सर आप तो अभी बताए थे कि रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहाँ पे बोल रहे हैं मोल पर लीटर पर मिनट। अरे यार क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ था। यहाँ अपने से हम कैसे कर दें मोल पर लीटर पर सेकंड, तो जो दिया हुआ है वो रखो। यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड दिया रहता था, मोल पर लीटर पर सेकंड रख देते। मोलर पर सेकंड रहता तो मोलर पर सेकंड रख देते। ठीक है, चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तुम लोग अपने से बना सकते हो। ठीक है, तो इसको एकदम सब लोग अपने बनाओ ही, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर इतना देखने का क्या फायदा, है ना। तो इसको पॉज कर लो, पॉज करके बनाओ, उसके बाद फिर आगे का देखना इधर से। ठीक है, और फाइन डायरेक्ट आंसर मिलाना आगे बढ़ा के। वीडियो कहला फालतू में टाइम पास करेंगे जी, पूरा वीडियो देख के सीधे आंसर मिलाएंगे। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर बैक करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो भाई, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर दिया हुआ है। अपीयरेंस मतलब क्या, माइनस की प्लस, तो डिसअपीयरेंस में माइनस देते हैं, अपीयरेंस में क्या देते हैं, प्लस देते हैं। तो क्या करेंगे प्लस, है ना। डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O, वाटर को क्या बोलते हैं H2O, अब बाई dt, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख दिए, यही काम पिछला वाला क्वेश्चन में भी किए थे। उसके बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 पूछ रहा है, तो H2O2 के बारे में पूछ रहा है और H2O के बारे में दिया हुआ है। कभी भी ऐसा करता है कि किसी के बारे में पूछता है, किसी के बारे में दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 बाई dt इक्वल टू 1/2, आई प्रोडक्ट में आ गया ना जी, तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई dt इक्वल टू प्लस, पीछे में कुछ नहीं है तो 1/1 क्या लिखे है ना, सीधे प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। ठीक है, चलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 यही ना जी, तो इस पे हाथ रखेंगे। और दिया किसके हुआ था, किसके बारे में हुआ था, पानी के बारे में, तो ये तो पूरा दुनिया भूल जाएंगे, ये दोनों लिख देंगे। तो ये दोनों लिख देते हैं 1/2, इधर से देखती मार के लिख रहे हैं, है ना, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 बाई dt इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई dt। ठीक है, चलो 1/2 से 1/2 काट दिए। ठीक, माइनस डी H2O2 बाई dt निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 निकालना ना, तो इसको अकेले कर दिए, माइनस डी H2O2 बाई dt इक्वल टू डी H2O बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 पे पावर -3, क्या यूनिट दिया हुआ है मोलर पर सेकेंड, एक पार्ट का निकल गया। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 आ चुका है। ठीक, अब क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, तो किस पे हाथ रखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 ये। ठीक, इसके बारे में पूछ रहा है और
इसके बारे में, वाटर के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा दुनिया भूल जाएंगे, ये और ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। चलो तो लिखते हैं सेकेंड पार्ट में, 1/2 प्लस DH2O बाई dt इक्वल टू प्लस DO2/dt। अब वो तुमको O2 के बारे में पूछ रहा है तो इसको पहले कर दो, पहले लिख दो, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt इक्वल टू हाफ इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 से 2 कट गया, 10⁻⁻3 यूनिट क्या था, मोलर पर सेकेंड। ये चलो सेकेंड पार्ट का आ गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है हम लोग से, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, कोई भी एक लिखेंगे ना, इसमें पूरा नहीं ना लिखेंगे, वैल्यू निकालना है ना, तो पूरा क्यों लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखना था तब ना पूरा लिख दिए थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी एक, तो क्या लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई से भी लिख के बना सकते हो, लेकिन क्या लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पानी वाला लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई dt, ठीक है। तो 1/2 और प्लस DH2O/dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3 मोलर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो एकदम सेम पिछला जैसा क्वेश्चन बनाया था ना, एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको देख लोगे अच्छे से, ठीक है, इसको अपने से नहीं बनाओगे पॉज करके, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 से क्या 2SO3, और इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है। डिसअपियरेंस मतलब क्या, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 64 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर पर मिनट, ये वैल्यू तुमको दिया हुआ है। और पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, ठीक है भाई। देखो भाई, अभी जो पीछे वाला दो क्वेश्चन देखे उसमें क्या यूनिट था, एक में यूनिट था मोल पर लीटर पर मिनट, और पिछला वाला में था मोलर पर सेकेंड, है ना। तो हम लोग याद किए हैं कि रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है या फिर मोलर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो वो दोनों में से अगर कुछ रहता तो बहुत अच्छा बात, जैसे पिछला क्वेश्चन में था मोलर पर सेकेंड, तो अच्छा बात। एक उससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि मोल पर लीटर पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड इनवर्स के जगह पे मिनट इनवर्स आ गया, दिक्कत का बात नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा ही काबिल बन गया, मोल को भी उड़ा दिया, मोल के जगह पे ग्राम लिख दिया। ये क्या हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। ग्राम में जैसे चलो पर सेकेंड को पर मिनट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का यूनिट चेंज कर देगा, पर सेकेंड की जगह पे पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। यार कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल, तो मोल का यूनिट मोल होगा ना, ग्राम कैसे होगा, ठीक। तो कभी भी ऐसा दिया रहे ना भाई तुमको, अगर ग्राम में दिया रहे ना, तो सबसे पहले तुम क्या करना कि इसको मोल में करना। अगर तुम डायरेक्टली बनाते रह जाओगे ना, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा कि ग्राम में दिया हुआ है ऐसे ही करके बनाते, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो कभी भी यार अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड के जगह पे मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर ग्राम पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है तब नहीं चलेगा, हम लोग इसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और तब क्वेश्चन को आगे बाई प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस तो जानते ही हैं कि SO2 के बारे में दिया हुआ है, O2 के बारे में पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देंगे, और उसके बाद जिसका दिया हुआ है जिसका पूछ रहा है दोनों को लिख देंगे नीचे, और बस वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं, है ना। बस खाली ग्राम में देके थोड़ा टेंशन दे दिया, तो ग्राम को क्या करो, मोल में कर लो। तो ग्राम मतलब मास है, और करना क्या चीज में है, तो मोल में। तो क्या जानते हो कि मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास, है ना। मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे ग्राम में है मतलब मास में है, और करना है तुमको मोल में। तो सोचो अगर मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हो इस वैल्यू में तो मोल आ जाएगा ग्राम, अब बाई मोलिकुलर मास तो मोल आ जाएगा। तो क्या करो कि ये पहले लिख दो 64 इंटू 10⁻⁻3, इतना तो दिया ही हुआ था। अब बाई मोलिकुलर मास अगर कर देंगे तो ये ग्राम जो है ये मोल में हो जाएगा। तो किसका मोलिकुलर मास, तो भाई SO2 का। यार इसी के वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा का मोलिकुलर मास कैसे रख दोगे, SO2 का रखोगे।
तो SO2 का मोलिकुलर मास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 गुना करो तो 32, एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 का 32, तो इसका भी 32 और इसका भी 32, 64 मतलब 64 मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए, जितना था वो लिख दिए, अब बाई मोलिकुलर मास कर दिए। अब क्या होगा कि ग्राम जो है ये मोल बन जाएगा, तो मोल पर लीटर पर मिनट बन गया, 64 से 64 कट जाएगा, तो 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, ये तुम्हारा आ गया मोल में। अब तुम आगे बाई प्रोसेस जैसे तुम बनाते हो सब क्वेश्चन वैसे बनाओगे, डायरेक्टली ग्राम में नहीं करना है भाई, पहले उसको मोल में कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि SO2 के बारे में दिया हुआ है और O2 के बारे में पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, अब इसके आगे तुम लोग अपने से बना सकते हो पॉज करके, ठीक है, तो चाहो तो बना लो, अदरवाइज देख लो, फिर बाद में फेयर कॉपी में पहले लिख लेना, फिर रफ कॉपी में अपने से बनाना ही क्वेश्चन देख के। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में है तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बाई dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिए। अब पहला पार्ट में हम लोग से क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है, हाथ रख दिए। किसके बारे में दिया हुआ था, तो SO2 के बारे में, तो दोनों लिख देना है, बाकी पूरा दुनिया भूल जाना है। तो क्या करेंगे 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt, ठीक है भाई। तो ये निकालना है, तो इसको लिख दिए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt इक्वल टू हाफ इंटू माइनस डी SO2 बाई dt का वैल्यू कितना, 10 पे पावर -3, तो 10 पे पावर -3, ठीक है भाई। इतना क्या आ गया, मोल पर लीटर पर मिनट, हाफ इंटू 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर हमको बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है और ये पहले ग्राम पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है और हम लोग ऐसे बना रहे हैं मोल पर लीटर पर मिनट में, खाली इसको 1-2 स्टेप नीचे कर देने का, जैसे हाफ को 0.5 इंटू 10 पे पावर -3, फिर लिखेंगे 5 इंटू 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, आंसर मार देंगे, हो गया बात खत्म। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, और इसका वैल्यू ग्राम पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ था गिवन में, और जो ऑप्शन रहे इसका पूछ रहा है O2 का, तो इसका भी वैल्यू तुमको ग्राम पर लीटर पर मिनट में ही दिया हुआ है, तब तुम क्या करोगे, इतना पे छोड़ोगे तो फिर आंसर मिलेगा नहीं मोल वाला में, तो फिर इसको वापस ग्राम में करना होगा। तो फिर इसको क्या करना, वापस ग्राम में कर देना। कैसे करेंगे ग्राम में, तो बुआ अभी क्या था, जब मास दिया हुआ था, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, जब मास ग्राम दिया हुआ था तो मोल करने के लिए मोलिकुलर मास से डिवाइड किए, तो यहाँ पे मोल में है और ग्राम में लाना है, तो क्या करेंगे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका मोलिकुलर मास, तो ये नहीं कि ओकरा मोलिकुलर मास, अरे जिसका निकालना है उसका मोलिकुलर मास, तो क्या करेंगे हाफ इंटू 10 पे पावर -3 ये तो है, और इसका मोलिकुलर मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। अब ये वापस क्या चीज में हो जाएगा, ग्राम पर लीटर पर मिनट में हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, ऑप्शन अगर ग्राम में दिया रहे, तो फिर इतना कर लिया करो इतना के बाद। अब बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे ग्राम पर लीटर पर मिनट में दिया रहे, तो पहले ग्राम पर लीटर पर मिनट में डायरेक्टली बनाते तो आ जाता, ग्राम पर लीटर पर मिनट में नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोलिकुलर मास ये दोनों का सेम थोड़े ना है जी। इसका देख रहे हो मोलिकुलर मास 64 पुट किए हो, इसका मोलिकुलर मास कितना पुट किए हो 32 पुट किए हो, तो मोलिकुलर मास तो सेम नहीं ना है कि सेम आ जाएगा। तो उसीलिए यार तुमको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे ग्राम पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है, इसको ग्राम पर लीटर पर मिनट में करना है, तो तुम पहले क्या करोगे मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर बनाओगे, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 2 से ही कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम पर लीटर
पर मिनट। ठीक है, ये हो गया आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो तुम मोल पे भी छोड़ सकते थे, और ग्राम में कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो दिया हुआ था वैल्यू वो पहले वो ग्राम में दिया हुआ था, है ना, तो ग्राम में अगर करेंगे तो अच्छा बात होगा कि ग्राम में कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली कर देंगे, है ना, पहले मोल में निकालेंगे, फिर मोल में निकलेगा वैल्यू, और उसके बाद फिर ग्राम में करेंगे। ठीक है, चलो तो इतना पे पॉज करके दूसरा यार अपने से बनाओ ना तुम लोग, दूसरा पार्ट अपने से बनाओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पूछ रहा है, पॉज करके बना लो, उसके बाद देखना, ठीक ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पूछ रहा है तो इस पे हाथ रखेंगे, और किसके बारे में दिया हुआ था, SO2 के बारे में, तो इस पे हाथ रखेंगे, ये दोनों को लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू -DSO2/dt इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस DSO3/dt, ये लिख दिए। सबसे पहले तो हाफ से हाफ कट जाएगा, हम लोग से पूछ रहा है प्लस DSO3/dt के बारे में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पूछ रहा है, तो ये लिख दिए। और इसका वैल्यू देखो निकाले हुए हैं हम लोग, मोल वाला डालेंगे ना, ग्राम वाला नहीं, मोल वाला, तो 10⁻³ 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ये हम लोग निकाले हुए थे। अब वापस इसको तुमको ग्राम में करना है, मोल पे छोड़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, मोल में दिया हुआ है तो इतने पे मारो, ग्राम में दिया हुआ है तो वापस इसको ग्राम में करो, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो। मोलिकुलर मास इसका कितना, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 2 गुना करो 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, 3 का 48, 32 और 48 80। अब ये वापस क्या चीज में हो गया, ग्राम पर लीटर पर मिनट में हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, इतना पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 8 इंटू 10 10⁻³ 10⁻², ग्राम पर लीटर पर मिनट। ठीक है भाई, चलो तो ये अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इतना क्या करना कि खूब अच्छे से, जैसे देखो कोई भी चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आए, उसके लिए पहला लेक्चर से खूब अच्छे से कायदे से देखना चाहिए, और देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। देखना तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ही कि देखें, उसको लिखे अपना फेयर कॉपी में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी करें अच्छे से, तब जाके आगे पूरा पार्ट समझ में आता है। फिर सेकेंड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर आएगा, ऐसे करके पूरा एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब कोई कोई खाली देख लेता है, लिख लेता है, उसको रिवीजन नहीं करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है, और फिर आगे बैठ जाएगा दूसरा दिन, अरे यार नहीं समझ में आएगा ऐसे करोगे तो क्या करना चाहिए हम लोग को कि खूब अच्छे से जितना भी चीज़ लिखें, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन बोले याद करने के लिए तो वो याद कर लिए। रेट इक्वल टू, कोई पूछे रेट इक्वल टू क्या, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन बाई टाइम। रेट का यूनिट पूछेगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड। रेट का कितना टाइप, तो बोलेंगे 2 टाइप, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये सब में गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्लियर कट बोलना चाहिए, जो चीज़ भी अभी पढ़े हैं हम लोग। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 अगर बोले तो क्लियर कट लिखवा दें, -D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, ऐसे करके, ठीक है ना। और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन करवाएं, अपने से भी अगर कोई क्वेश्चन बना लिए होगे पॉज करके, तब भी फिर उस क्वेश्चन को रफ कॉपी में, अभी तो फेयर कॉपी में लिखे है ना पूरा, अब रफ कॉपी में फिर पूरा कोई अच्छे से लिख, क्वेश्चन देख के आंसर को कवर कर देना चाहिए, फेयर कॉपी वाला क्वेश्चन देख के आराम से रफ कॉपी में बनाना चाहिए। तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन जब तुमसे पूछेगा, NCERT में पूछेगा, या और कोई बुक में पूछेगा, या और कोई बुक में पूछेगा, या क्वेश्चन बैंक में पूछेगा, तो वो तुम अपने से बनाने लायक रहोगे। और तुम सोचोगे कि नहीं अभी तो हम बना ही लिए, एक बार फेयर कॉपी में लिख ही लिए तो आप पूरा जीवन भर के लिए हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।